जय हिंद सभी को। मैं डॉक्टर रविंद्र। सीबीएसई सिलेबस 12th क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट में मैंने जो बुक लिखा है फिजिक्स एग्ज़ाम, उस बुक में जो 10 क्वेश्चन पेपर लिखा है मैंने, उसमें से आज हम क्वेश्चन पेपर 6 डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 6 दो वीडियो में रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पार्ट 1 में होगा, सेक्शन डी एंड ई पार्ट 2 में होगा। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 पेपर। और ये सारे पेपर मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग इधर से वीडियो देखेंगे और 24 आवर्स में सारे क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। तो अगर ये 24 आवर्स का वीडियो देखेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई किया तो भी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इधर डिस्कस कर रहा हूँ मैं सेक्शन ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस आर ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। सो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में स्फेरिकल स्फीयर था, चार्ज स्फीयर। अभी इधर स्फेरिकल सेल है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो सिर्फ आउटसाइड ये ऐसा मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, then there will be more free electrons than holes in the semiconductor, मतलब n type semiconductor material बनेगा। In a nuclear reaction, question number 3, in a nuclear reaction there is a conservation of mass, energy and momentum। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में ये तीनों होता है, मास, एनर्जी एंड मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्किट, the potential difference between the points A and B, VA minus VB, potential difference हमें फाइंड आउट करना है। तो potential difference फाइंड आउट करने के लिए इधर करंट 2 एम्पेयर दिए एंड रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 वोल्ट तो इधर बैटरी लगा दिया है और इधर 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो द पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम A to B इज इक्वल टू VA माइनस IR1 माइनस 3 वोल्ट माइनस IR2 इज इक्वल टू VB। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नाउ VA माइनस VB इज इक्वल टू IR1 प्लस 3 वोल्ट प्लस IR2। सो IR1 I is 2, R1 is 2 प्लस 3 वोल्ट प्लस 1 इंटू 2 करंट है इसमें, सीरीज में, इसके लिए करंट 2, सो 9 वोल्ट। तो इसका आंसर पॉजिटिव 9 वोल्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L है एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A with a fixed number of turns N increases as L decreases and A increases। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, L डिक्रीज होना चाहिए एंड A इंक्रीज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट लाइट, वन ऑफ द होल्स इज कवर्ड बाय अ रेड फिल्टर एंड अंदर बाय अ ब्लू फिल्टर। इन दिस केस देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, बिकॉज एक उनका वेवलेंथ सेम होना चाहिए तभी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है हमें। तो ब्लू का वेवलेंथ अलग है, रेड का वेवलेंथ अलग है मतलब एक स्लिट आपका ब्लू कलर का हो गया, दूसरा ब्लू कलर का सोर्स दे रहे, दूसरा स्लिट रेड कलर का सोर्स दे रहे, देन देयर विल नॉट बी पॉसिबल ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बोथ द सरफेसेस ऑफ द लेंस आर इक्वल। If one of the surface is made plane by grinding, then power will be whole, power हाफ हो जाएगा।
अदरवाइज इसको हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं। ये एग्जांपल ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था। तो ऐसा है तो इसको कट कर दिया मैंने, तो ग्राइंड कर दिया तो कट कर दिया, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, इसके लिए उसका आंसर हो जाएगा हाफ। इन अ Young's double slit experiment, the distance between the slit source and the screen is 1, मतलब capital D is 1 given. If the distance between the two slits, that is small d, is 2 mm and the wavelength of the light is used is 6 nanometer, the fringe width is, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, सो आंसर आएगा 0.3 mm। उसके पहले आप सारे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सारे वैल्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if E and B are represent electric and magnetic field vectors of electromagnetic wave, then the direction of propagation of electromagnetic wave is along E bar cross B bar, that is perpendicular to E and B. Now electromagnetic waves traveling in a medium having a relative permeability mu r is equal to 1.3 and relative permittivity epsilon r is equal to 2.14. The speed of electromagnetic waves in the medium must be, so formula is V is equal to C upon mu r epsilon r, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, सिलिकॉन इज डोप्ड विथ which of the following to obtain the p टाइप सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम तो नहीं होगा, तो गैलियम भी नहीं होगा, सॉरी हाँ फास्फोरस नहीं होगा, बिस्मथ भी नहीं होगा, देन इसका आंसर है गैलियम। क्वेश्चन नंबर 12, सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैलोमीटर इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन के फैक्टर होता है, तो दैट इज के फैक्टर होता है टॉर्सिनल रिजिडिटी। मैग्नेटिक फील्ड से इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ टर्न से इंक्रीज होता है। तो ये सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला आप लोग क्या यूज़ करेंगे, तो फाई थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू NBA डिवाइडेड बाई के का वैल्यू डिक्रीज होगा, मतलब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा, ये फॉर्मूला है इसका। आंसर टॉर्सिनल रिजिडिटी। नाउ असर्शन रीजन क्वेश्चन, देयर आर 4 ऑप्शन। First option A, both assertion and reason are correct or true and reason is a correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, both assertion and reason are false. So question number 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन है assertion and reason क्वेश्चन। So now first question 30 number, electromagnetic radiation exert a pressure. Electromagnetic waves carry both momentum and energy. Momentum and energy carry करता है, इसके लिए वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीजन एंड असर्शन बोथ करेक्ट एंड करेक्ट रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, assertion, the de Broglie wavelength of a molecule varies inversely as the square root of temperature. The root mean square velocity of molecule depends on the temperature. दोनों करेक्ट है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, a PN junction diode can be used even at ultra high frequency। हाँ यूज़ कर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी के लिए में यूज़ कर सकते हैं। देन क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सो ये रॉन्ग है, तो ये डिक्रीज होना चाहिए, ये फॉर्मूले के हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 16, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स इज ग्रेटर इन अ सिलिकॉन देन इन अ जर्मेनियम, ये करेक्ट है। एंड थर्मल एनर्जी produces favor minority carriers in silicon than in germanium, ये भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका ऑप्शन है
आंसर है बी। नाउ बी सेक्शन में 2 मार्क का 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। सो इसमें से एक क्वेश्चन को और क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में एज पर बोर्ड सैम्पल पेपर। तो मैंने कई क्वेश्चन पेपर में बी सेक्शन एंड सी सेक्शन में 2 ऑप्शन दे दिया, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कवर करना था, कि पूरा सिलेबस कवर करना था। तो इसका 70 नंबर क्वेश्चन बी सेक्शन का, कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर। 2 ओम रेजिस्टेंस से क्या निकालना है, हमें स्टेडी करंट निकालना है। ये 2 ओम रेजिस्टेंस इधर है। ओके, सो एक गिवन टर्म हम लिखेंगे, इन स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट इन द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होगा स्टेडी स्टेट में, इसको छोड़ दो। तो अभी हम लोग सर्किट यूज करेंगे इधर से लेकर इधर तक ऊपर वाला। देन R1 मान लिया 2 ओम, R2 मान लिया 3 ओम, ये R3 मान लिया 3 ओम, देन R3 4 ओम इधर जो कनेक्ट किया सेंटर पे, और 4 इज इक्वल टू 2.8 ओम एंड E इज इक्वल टू 6 वोल्ट। देन अकॉर्डिंग टू नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जब इसको हम लोग इधर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये छोड़ दिया, तो इनका ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग यूज किया 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू 2 into 3 डिवाइड बाई 2 + 3 इज R। देन प्लस ये सीरीज में, ये रेजिस्टेंस सीरीज में इन दोनों का, तो इसके लिए प्लस 2.8 टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस मिला 4 ओम। 4 ओम रेजिस्टेंस मिला। वी नो दैट 6 वोल्ट बैटरी इज देयर, देन करंट इज इक्वल टू E/R, 6/4 दैट इज 1.5 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू इधर से जितना जा रहा है वही इधर से बाहर रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, V डैश इक्वल टू I/R डैश। सो I का वैल्यू 1.5, R डैश कितना होगा, R डैश 1.2। ये जो रेजिस्टेंस, ये R जो दिया हम लोगों ने, ये R इनका जो वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू वो 1.2 आएगा। सो नाउ वो पोटेंशियल मिला इन दोनों का अक्रॉस 1.8 वोल्ट। देन करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट फाइंड आउट करना है, तो I इक्वल टू V डैश अपॉन R1 पुट करेंगे। V डैश कितना मिला हमारा 1.8 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर। इसी का और क्वेश्चन देखो, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट बैलेंस पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड एट G में बैलेंस पॉइंट मिला। देन AJ इज इक्वल टू L, AJ इज इक्वल टू L मान लिया, तो रिमेनिंग GB इज इक्वल टू 100 माइनस L होगा। द वैल्यू ऑफ R एंड X वेर डबल्ड, R भी डबल किया, X भी डबल किया, एंड देन इंटरचेंज, फिर इंटरचेंज किया। देन व्हाट वुड बी द न्यू पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, if the galvanometer and battery are interchanged at the balance position, how will the balance point get affected। पहले देखिए डबल करके चेंज करने के बाद उसका लेंथ क्या बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट R/X इक्वल टू दैट R इंटू L डिवाइडेड बाई R इंटू 100 माइनस L। ओके, सो इधर हम लोग रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम लोग इसको सिग्मा मान देते हैं, तो फिर वो सिग्मा कैंसिल होके हमें डायरेक्ट फॉर्मूला ये मिलेगा, R/L इज इक्वल टू R/X इक्वल टू L/100 माइनस L। तो डबल किया तो क्या हो जाएगा, ये डबल किया 2x हो गया, ये R डबल किया 2R हो गया। उस टाइम हमने लेंथ मान ली L डैश, तो L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश, सो R/2 तो फिर कैंसिल हो गया, फिर X/R इक्वल टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट करेंगे तो क्या होगा,
100 minus L upon L is equal to L dash upon 100 minus L, so that L dash is equal to 100 minus L, ये वैल्यू मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें था, if the gallanometer and battery are interchanged, gallanometer and battery are interchanged at the position, how will the balance point get affected? तो वो क्या है, अक्रॉस AC अक्रॉस BD, अगर हम लोग ये मान लेते हैं ऐसा, ये वेस्टर्न नेटवर्क जो है ये ऐसा मान लिया, इधर हम लोग बैटरी कनेक्ट किया है, सपोज हम लोग इसको ए मानते हैं, ए बी और AC, नहीं इधर बी मान लेते हैं, बी और इसको C मान लेंगे और इसको D मान लेंगे। तो B एंड D के बीच में अगर गैलोमीटर कनेक्ट किया एंड A एंड C है, A एंड C में अगर हम लोग A एंड C में बैटरी कनेक्ट किया तो इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, बैलेंस पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए इफ द गैलोमीटर एंड बैटरी आर इंटरचेंज देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 18, अ लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल होल्स, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पहले देखा है, वो फोकल लेंथ के फॉर्म में। Along the principal axis perpendicular to principal axis what will be the focal length of each half? ये पहले सेम क्वेश्चन ऐसे ही देखा है। तो पहले के लिए क्या देखो, फर्स्ट ऐसा हाफ कट किया वर्टिकल एंड इनिशियली फोकल लेंथ ऑफ इक्यू कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस इज R1 इज इक्वल टू प्लस R, R2 इज इक्वल टू माइनस R, then 1 upon f is equal to n minus 1 r1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2, that is equal to n minus 1 2 upon r। एक माइनस एक प्लस है, इसके लिए वो ऐड हो गया, माइनस माइनस बिकम प्लस। सो व्हेन लेंस इज कट along the principal axis then each half again equiconvex। सो फॉर्मूला में पुट किया वैल्यू तो क्या मिल रहा है हमें, तो सेम टू सेम मिल रहा है, फोकल लेंथ एज इट इज, नो चेंज। अगर हम वर्टिकल कट किया, वर्टिकल कट करने के बाद एक R इन्फिनिटी रहेगा और फर्स्ट R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R मान लिया, सेकंड R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी मान लिया, तब वो ये फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन एफ डबल डैश इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 हो गया। सो ये n माइनस 1 अपॉन R इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, n माइनस 1 2 अपॉन 2R। सो फ्रॉम इक्वेशन n माइनस 1 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ है, तो ये 1 अपॉन एफ मिला और इधर ऑलरेडी का 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। इसलिए किया है ये इक्वेशन 1 के साथ इक्वेट करने के लिए। इक्वेशन 1 के साथ 1 का क्या है, n माइनस 1 2/r है, तो इधर n माइनस 1 2/r करने के लिए 2 से डिवाइड किया था, तो ये हो गया एफ 1 अपॉन एफ होगा, 1 अपॉन एफ इधर 2 है, मतलब 1 अपॉन 2f होगा। सो 1 अपॉन एफ डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2f, ये फॉर्मूला। इस सेम क्वेश्चन हम लोग उधर किया था, वो MCQ क्वेश्चन में था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द एनर्जी लेवल ऑफ हाइपोथेटिकल आइटम are as shown alongside, which of the following transition will result in the emission of photon of wavelength? ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ इधर नंबर चेंज है। 275, तो which of the transition correspond to the emission of radiation? ये और इधर और एक क्वेश्चन ऐड किया इधर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। तो पहले इसका वैल्यू कितना होता है निकालो, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारा, E इज इक्वल टू एच न्यू मतलब क्या है, C बाय लैम्डा, लैम्डा इज गिवन, तो लैम्डा का वैल्यू पुट करो, E फाइंड आउट करो कितना आएगा, तो E फाइंड आउट किया हमारा, E मिल गया 4.5
4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस करस्पॉन्ड टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, देखो चेक करो, ये ट्रांजिशन है -2 -10 है, ये -10, तो इसका आंसर आ रहा है 8। ये ट्रांजिशन देखो, ये 2 है, इधर 4.5 है, तो इसका आंसर आएगा 2। अभी ये ट्रांजिशन देखो 4.5 -0, तो ये ट्रांजिशन हो सकता है, मतलब आंसर है डी। वो में एग्जैक्ट मिलेगा, नहीं तो कभी कभी नियरेस्ट वाला लेना है हमें। सेकंड, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगा डेल्टा ई शुड बी मिनिमम। ये फॉर्मूला देखो, इधर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो डेल्टा ई मिनिमम। तो मिनिमम कौन सा है, सबसे कम वाला ये है, सबसे कम वाला 0 और -2, तो ये मिलेगा मिनिमम। ओके, सी तो 2.5 आ रहा है, तो सबसे फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, तो कौन सा ट्रांजिशन है, ये सेकंड क्वेश्चन ऐड है इधर। पहला क्वेश्चन टाइप हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी। फॉर अ मिनिमम वेवलेंथ डेल्टा ई शुड बी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम है, ये मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू किसका इधर डी है, मतलब 2 and 10, मतलब दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज़्यादा, तो ट्रांजिशन डी। ये सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए यही रिलेशन यूज किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 20, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कभी कभी YDS बोलते हैं। Plot a graph showing the variation of fringe width versus distance of the screen from the plane of the slit, keeping other parameters same. What information can one obtain from the slope of the curve? What is the effect on the fringe width if the distance between the slits is reduced, keeping other parameters same? तो पहला क्वेश्चन में देखेंगे फॉर्मूला क्या है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है आपका, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इधर बीटा एंड लैम्डा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ होगा। ओके, सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, इससे क्या प्रिडिक्ट करेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज रिड्यूस्ड। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट मतलब इधर ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी रिड्यूस किया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट होता है, ये बात कांस्टेंट होगा। उसका आंसर है द साइज ऑफ द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और पहला क्वेश्चन में वेवलेंथ, इसका स्लोप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, स्लोप ऐसे बना देता हूँ मैं, इसका स्लोप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, बीटा अपॉन डी। बीटा अपॉन डी क्या बोल रहे हैं हमें, बीटा अपॉन डी इज इक्वल टू इस फार्मूला से बीटा अपॉन डी क्या होगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सो द स्लोप इज इक्वल टू, द वेवलेंथ इज इक्वल टू स्लोप इंटू डी करो, दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो ये कंडीशन हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, when 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus, estimate the amount of energy in MeV released in this process of fusion. Neglect the masses of the electrons and neutrinos. Given mass of H1 इतना दिए, मास ऑफ हीलियम दिए, एंड U इज इक्वल टू 931 MeV per c square. So now energy released is equal to delta M into, that is binding energy, delta M into 931 MeV. तो delta M is equal to 4m of hydrogen माइनस मास ऑफ हीलियम। ये जो करेगा इसका डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस मतलब मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का ये सारे वैल्यू जो दिए है आपको
4 इंटू मास ऑफ द हीलियम दिया, हाइड्रोजन दिया है 4 हाइड्रोजन का ये वाला, और मास ऑफ हीलियम भी दिया है इधर, ये मास ऑफ हीलियम। एंड नेक्स्ट क्या दिया है, यू इज इक्वल टू 931। तो ये सारे वैल्यू पुट करो, आपको ये मिलेगा 26.72 MeV। अभी सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी, इन द सेक्शन सी देयर आर 7 क्वेश्चंस, so there one of the questions there is one option. So now these are the 3 more questions. Question number 22 from section 1, section C, that there are 3 parts. A, the total energy of an electron in a first excited state of hydrogen atom is about minus 3.4 electron volt. What is the kinetic energy of electron in this state? So use this formula. Kinetic energy का formula क्या है? Kinetic energy is equal to negative of potential, negative of total energy होता है. So कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे देंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से की जगह ग्राउंड स्टेट देंगे, माइनस 13.6 देंगे, इलेक्ट्रॉन होल्ड देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू प्लस वैल्यू जो भी आएगा वो। तो इसका आंसर है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी क्या पूछे, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपल सीरीज, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 5 सीरीज के पहले एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, लाइमन सीरीज किसमें, नहीं तो बाल्मर सीरीज कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। तो इसके लिए मैंने तीनों जानबूझकर इतने एट ए टाइम दिया, 5 सारे एट ए टाइम दिया, लेकिन 5 सारे एट ए टाइम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो सकते। ओके, इसलिए वो याद कैसे करेंगे तुम लोग, उसमें कोई भी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इधर में क्लियर लिखा है, लो बीपीएफ को फॉर्मूला बताया था मैंने पहले क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करते थे। एल मतलब लाइमन लो, बी बाल्मर, बी पी पास्कल, बी ब्रैकेट, पी पीपल। इसमें याद रखना पहला यू है, लाइमन को यू दिया अल्ट्रावायलेट, और बाल्मर का वी। आप याद करते टाइम ऐसा रखना है, यू वी एंड आई, ऐसे याद रखिए। आई में ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन, इधर एक लाइन, मतलब तीन जो बचा हुआ है, तीनों इंफ्रारेड है। पहले को फर्स्ट देना है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, फिजिबल, बाल्मर सीरीज एंड पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपल सीरीज, सारे इंफ्रारेड में। पास्कल सीरीज नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज मिड इंफ्रारेड एंड पीपल सीरीज फार इंफ्रारेड। ये याद रखना, यू वी आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यू वी आई याद रखो। क्वेश्चन सी इसका, draw a graph between the kinetic energy of the photoelectron ejected and the frequency of incident radiation as described by Einstein photoelectric equation। ये 2 बार बना चुके हैं ये ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी वाला। ये देखो ये ग्राफ है, नहीं तो आप लोग इसको थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से लेकर इधर तक ऐसा। हमने 2-3 ग्राफ 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यू नोट है, ओके। एक बार हम लोग काइनेटिक एनर्जी का निकाला था ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ, एक बार स्टॉकिंग पोटेंशियल का देखा था। तो इससे हम लोग प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट किए थे। तो वर्क फंक्शन आएगा इधर इंटरसेक्ट पॉइंट एंड इन एच इधर से आएगा ये स्लोप से। क्वेश्चन नंबर 23, determine the current through the resistances of the circuit shown in figure। current through the resistance, आप देखो ये रेजिस्टेंस, इधर देखो ये दोनों फॉरवर्ड वाइज है, देखो पॉजिटिव कनेक्ट किया, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, सो पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या है,
आई इज इक्वल टू पी अपॉन आर। इससे सेकेंड में क्या है देखो, एक फॉरवर्ड बाइस है, दूसरा रिवर्स बाइस है। एक डायरेक्ट फॉरवर्ड बाइस है, दूसरा डायरेक्ट रिवर्स बाइस है। देन रिवर्स बाइस में इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा, सो नो करंट इन द सेकेंड सर्किट, जीरो करंट। और फर्स्ट में जो करंट आएगा वो आएगा 2/20 ओम इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर करंट। इसका बी पार्ट है, अ जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू बैटरी विथ मिलीमीटर इन सीरीज। Germanium PN junction diode battery with a millimeter in series. Okay. What should be the minimum voltage of a battery so that current may flow in the circuit? तो ये डायग्राम है देखो, बैटरी मिलीमीटर है। Then the internal potential barrier of the germanium is 0.3 volt. Therefore, to overcome this barrier potential of battery should be equal or greater than 0.3 इलेक्ट्रॉन 0.3 वोल्ट इतना होना चाहिए, नहीं तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। देयरफॉर मिनिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना होना चाहिए, मिनिमम 0.3 वोल्ट चाहिए, क्योंकि जर्मेनियम का ये वैल्यू याद करना पड़ेगा आपको। जर्मेनियम का ये बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। Question number 24. A proton and an alpha particle have the same de Broglie wavelength. Determine the ratio of their accelerating potential and the speed. ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन 3-4 मैंने इस de Broglie wavelength के फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व किया है हर सारे क्वेश्चन पेपर में। तो ये प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m q v। Here m is equal to mass of the particle, q is charge and v is potential difference. So इससे फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m q v, देन v इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m q लैम्डा स्क्वायर। अभी हमें क्या क्या निकालना है, इधर स्पीड निकालना है और एक्सलरेटिंग पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए क्या होगा, वी पी अपॉन वी अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2m अल्फा एंड q अल्फा डिवाइड बाई 2m p प्रोटॉन एंड qp, देन दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये बाकी टाइम इधर लैम्डा स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है ना इसके लिए। सो 2 इंटू इसका मास कितना अल्फा पार्टिकल है 4 है, 4m, और इधर नीचे 4m एंड चार्ज 2 है। सो इधर हो गया ऊपर 8, ये 2 कैंसिल किया है तो ऊपर 8 रहेगा डिवाइड बाई 1, तो 8s/1। सेकंड में ये फाइंड आउट करना है एक्सलरेटिव, सॉरी ये एक्सलरेटिव पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी आपने और इधर लिया नहीं। तो वेलोसिटी हम p इज इक्वल टू एम वी के फॉर्म में लेंगे, ओ ई जी। सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अभी इधर वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर इधर क्या है, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी पी अपन वी अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एम अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाई एम पी। सो एम अल्फा पार्टिकल इज 4 एंड एम प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, देन 4s/1। क्वेश्चन नंबर 25. State the principle, Huygens principle. Using Huygens principle, draw a diagram to show propagation of wavefront originating from monochromatic point source. Explain briefly construction spherical and plane wavefront. Construction of spherical and plane wavefront using Huygens principle. पहला Huygens principle बता दो। Huygens principle को बहुत इम्पोर्टेंट है,
तो हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से तो हमारे घर में लाइट ब्राइटनेस आता है। बाहर अगर सनलाइट है तो घर में जो ब्राइटनेस आता है उधर हाइजेंस प्रिंसिपल यूज़ होता है। अगर कोई रेलवे में आप है और टनल से रेल जा रहे हो, दोपहर के टाइम है, तो टनल अब थोड़ा सा डोर से अगर बाहर आएंगे तो आपको लगेगा 1 इंच से अगर आपका ट्रेन अंदर चला गया और सामने वाले इंच से ऐसा रेज ऑफ लाइट अंदर आ रहा है, ऐसा लग रहा है, और उस एरिया में ब्राइटनेस है। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से दिखता है, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हाइजेंस प्रिंसिपल। सो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? वेव फ्रंट रिलेटेड है। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग आउट सेकेंडरी व्यूज। विंडो से अगर हमारे घर में ब्राइटनेस आ रहे हैं तो विंडो के सामने जो वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी सोर्स करके एक्ट करेगा, और वो अपना स्पीयर बनेगा, वो वेव फ्रंट बनाएगा। वो वेव फ्रंट का जो स्पीयर हमारे घर के अंदर आता है, तो इसके लिए वो ब्राइटनेस मिलता है हमें। लेकिन बाहर कितना ज़्यादा ब्राइटनेस है उतना ब्राइटनेस नहीं है, क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है। देन द इन्वॉल्व ऑफ ऑल दीज सेकेंडरी व्यूज एट एनी लेटर इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं? एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। इधर देखो, ये पहला एक वेव फ्रंट है ए बी, इसमें हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर होता है। तो ये क्या हुआ? पी क्यू एंड आर 3 पॉइंट लिया। फिर ये अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा, बहुत सारे बनाएगा लेकिन हम एक बना रहे, अपना एक वेव फ्रंट बना दिया। तो ये वेव फ्रंट के सारे का हम टेंजेंट बना दिया इस साइड में, ये हो गए न्यू वेव फ्रंट A1 B1, ये न्यू वेव फ्रंट बना दिया। और P डैश Q डैश एंड R डैश आर द पॉइंट्स ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट P Q एंड R, ऐसे 3 ही पॉइंट लिया, एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। ये सेकेंडरी सोर्स होगा, मतलब वो अपना वेव फ्रंट देगा। देन जो वेव फ्रंट देगा उनको अगर हम टेंजेंट बना दिया, इन्वॉल्व ऑफ ऑल दिस वेव फ्रंट प्रोड्यूस न्यू वेव फ्रंट। इधर न्यू वेव फ्रंट क्या है? A डैश B डैश। बट इस साइड में हम लोगों ने फॉरवर्ड वेस में सॉलिड लाइन बनाया, इस साइड डॉटेड लाइन बनाया। डॉटेड लाइन इसलिए बनाया तो बैकवर्ड वेव फ्रंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज मेन सोर्स इतना इंटेंसिटी है और उससे जो सेकेंडरी का इंटेंसिटी बहुत कम है, वो दिखाई देगा ही नहीं। इसके लिए ओनली फॉरवर्ड साइड वेव फ्रंट विजिबल होगा। और एक बार हाइजेंस प्रिंसिपल मैं बता रहा हूँ। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज a secondary source of light, sending out secondary views. The envelope of all these secondary views at any later instant gives the new wave front at that instant. Now Huygens construction of spherical wave front मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लेन वेव फ्रंट में ऐसा ही है। To determine the wave front after time t, let us draw the spheres with every point on the surface P, Q, R as a center and radius equal to Ct, where C is the velocity of light in air. Then each sphere will then represent a secondary wave front. The envelope of all these spheres, ये कैसा लिखना है उसके लिए दिया है, मैंने तो एक्सप्लेन किया आप लोग को ये कैसा। ओके, देन A डैश B डैश जो वेव फ्रंट बनेगा वो न्यू वेव फ्रंट बनेगा आफ्टर टाइम t. In this figure, the secondary waves appears to move in the backward direction also, but at the light is propagated only in the forward direction. Such backward moving waves does not exist. Okay. Now Huygens construction of plane wave front. इधर हम लोग प्लेन वेव फ्रंट मान ले ए एंड बी। तो एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन वेव फ्रंट कौन है? पी क्यू एंड आर, 3 ही पॉइंट कंसिडर किया, उधर तो बहुत सारे पॉइंट्स है। सो फिर ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा। तो ये सर्कल इधर हम लोग सॉलिड लाइन बैक साइड डॉटेड लाइन दिखाया, तो इनसे एक टेंजेंट बना दिया, तो न्यू प्लेन वेव फ्रंट बनेगा ए डैश बी डैश। उसमें जो पॉइंट्स बनेंगे P डैश Q डैश R डैश।
ये न्यू वेव फ्रंट में पॉइंट है। हम बैकवर्ड डायरेक्शन फिर वेव फ्रंट नहीं मिलेगा, वो बताना है बस। नेक्स्ट इसका और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ्रेक्शन? There are the graphs showing the variation of intensity with the angle in the single slit diffraction experiment. Write one feature which distinguishes the observed pattern from the double slit interference pattern. How would the diffraction pattern of the single slit be affected when d of the slit is decreases, मतलब width of the slit decreases and monochromatic source of light is replaced by source of white light. First of all, what is diffraction? Diffraction is a bending of light around the corners of obstacle or narrow opening, or around edge of obstacle or around the corners of obstacle or opening, narrow opening, such that it spreads out over the geometrical shadow is expected. Bending of light around edge of obstacle, सपोज हम लोग एक ऑब्स्टेकल ले लें, ये कॉइन ऑब्स्टेकल है, तो इधर से लाइट जा रहा है, ये लाइट ऐसा बेंड होके इसका शैडो में स्प्रेड होना, मतलब लाइट जो शैडो है, शैडो में ज़बरदस्ती शैडो में आना, ये एज से लाइट बेंड होके शैडो में आना, दिस इज अ डिफ्लेक्शन। और उनका ये जो इंटेंसिटी और इंटेंसिटी विथ एंगल, इनका जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसा होगा। तो ये ग्राफ याद रखना, जब सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन डिस्क्राइब करो बोलेंगे तभी भी ये ग्राफ बनाना। ये ग्राफ बनाते टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सो आप जब भी कर्व बनाते हैं, कई बच्चे ने कर्व बनाते हैं ऐसा बना देते हैं, सॉरी ये व्यूज ऐसा बनाते, या ऐसा बनाया फिर ऐसा बनाते हैं, स्टेट लेते हैं इस लाइन, फिर इधर गोल करके फिर स्टेट लेता है। सो ये ऐसा नहीं है, ये नीचे भी ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए, ऊपर भी ऐसे, नीचे भी ऐसा। बट ये चीज़ याद रखना, सेंट्रल मैक्सिमा इज हाई इंटेंसिटी, ये पीक, और दूसरा इज सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा, इन दोनों के बीच में ये देखो इनका इंटेंसिटी कम है, इससे भी इंटेंसिटी कम करना है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम करना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, आई नॉट, और इधर फर्स्ट मिनिमा है लैम्डा बाई ए, सेकेंड मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड मिनिमा 3 लैम्डा बाई ए इन दिस वे, वो साइन थीटा का वैल्यू है। In the interference pattern, all the maximum have the same intensity. इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमम सेम इंटेंसिटी होता है, बट डिफ्रेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द सेंटर होगा और रिमेनिंग इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। फॉर एग्जाम्पल इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, all the maxima are of the same intensity, and in diffraction at the single slit, the central maxima have the maximum intensity, and it follows the rapidly for first second orders secondary maxima on either side of it. फिर इसका और क्वेश्चन क्या पूछिए नेक्स्ट, how would the diffraction pattern of the single slit be affected when width of the slit decreased? स्लिट का width डिक्रीज किया तो क्या होगा, एंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिप्लेस बाय वाइट सोर्स किया तो प्रिंटेड कलर्स बनना चाहिए। देखो क्या लिखा है, व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम द रिलेशन क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, ये अगर डिक्रीज हो गया देन व्हाट अपॉन, वी फाइंड दैट इफ द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज्ड देन फॉर अ गिवन वेवलेंथ sin theta is large and hence theta is large, hence diffraction maxima and minima are quite distant on either side of theta. Second question क्या है, with monochromatic light the diffraction pattern consists of alternate bright and dark bands. If white light is used, central maxima is white
and on either side the depression bands are colored. Question number 26. How does the pole strength and the magnetic dipole moment of each part of the bar magnet change if it is cut into two equal pieces transverse to length? And इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. तो इसके लिए मैं आपको बोला था इसके पहले भी कि डाई प्यारा फेरो का जितने सारे डिस्टिंग्विश पॉइंट है वो ध्यान में रखना है. तो ये टेम्परेचर इज वन ऑफ देम. पहला कट इंटू टू पार्ट करने के बाद मैग्नेट को दो पार्ट में, ये मैग्नेट है सपोज, इस मैग्नेट को हम ऐसा कट किया मतलब दो पीस बन गया. तो दो पीस बन गया तो पोल स्ट्रेंथ में क्या इफेक्ट होता है, और मैग्नेटिक जब दो बना रहो 10 बना रहो तो इससे मैग्नेट सिंगल पोल कभी नहीं होता है. अगेन वो मैग्नेट बनेगा या नया गैस पोल बनेगा अगेन. तो कंटिन्यू वो पोल मतलब वो मैग्नेट बनते जाएगा, और उसका कितना भी टुकड़ा करो उतना मैग्नेट बनेगा. तो ऐसा नहीं कि दो टुकड़े किए तो इधर एस पोल है इधर एन पोल है, ये एस बनेगा ये एन बनेगा, ऐसा नहीं होगा. Then when bar magnet of a magnetic moment M is cut into two equal pieces transverse to its length, तो इधर क्या हो रहा है देखो, ए एम बाई टू ए एम बाई टू. टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ 2l. ओके, और लेंथ बनेगा एल एल. सो द पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स अनचेंज. पोल स्ट्रेंथ में कुछ चेंज नहीं होगा सिंस पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन ओनली नंबर ऑफ एटम्स इन क्रॉस सेक्शनल एरिया. द मैग्नेटिक मोमेंट इज रिड्यूस टू हाफ. मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा, हाफ बन जाएगा. पोल स्ट्रेंथ क्या है, माइनस एम प्लस एम ही रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाईपैराफेरो. डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. पैरा में क्या है, magnetic susceptibility is inversely proportional to absolute temperature, and ferromagnetic में susceptibility decreases with the temperature in complex form. Here this susceptibility is equal to 1 upon T minus Tc. Tc is a Curie temperature. Okay, the chi is equal to 1 upon T minus Tc. Chi is the susceptibility. As the temperature of the ferromagnetic material is raised, the thermal energy of the atoms increases. At every high temperature, the thermal energy is sufficient to break the domains and the ferromagnetic material become paramagnetic material. तो कौन सा टेम्परेचर को फेरोमैग्नेटिक पैरा में कन्वर्ट होगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा. सो a temperature at which ferromagnetic is converted into paramagnetic, that temperature is Curie temperature. नहीं तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, temperature at which the magnetic material lose its magnetic property, वो है Curie temperature. Question number 27. A hollow cylindrical box of length L meter and area of cross section 1 meter है, 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in figure. Okay, the electric field in the region is given by, electric field कितना दिया है, 50 I cap T, where E is in Newton per coulomb and X is in meter. Find net flux through the cylinder and charge enclosed by the cylinder. पहले नेट फ्लक्स कितना देखेंगे इस सिलेंडर से. ये इधर से 1 मीटर है और इधर से 1 मीटर है, ये लेंथ 1 मीटर है. देन फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस इस साइड में फ्लक्स कितना है, दैट इज हम एल लिखेंगे. फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 180, ई एस कॉस 180, दैट इज इक्वल टू माइनस ई एस. सो ई के इधर कितना दिया, वो 50 दिए हैं, 50x आई कैप 50x इंटू एस.
Here x is equal to 1 meter, then pi L is equal to minus 50 into 1 into 25 into 10 to the power minus 4. That is equal to minus 1250 into 10 to the power minus 4 is equal to minus 0.125 Newton meter square per coulomb. लेफ्ट साइड का फ्लक्स थ्रू द राइट साइड क्या होगा, राइट साइड तो जीरो एंगल बन गया, तो ई टी एस कॉस थीटा मतलब ई एस कॉस जीरो, सो ई एस होगा डेट इज इक्वल टू ई इज 50x इंटू एस, फिर वही फॉर्मूला पुट किया 50x इंटू एस, ओके एस कितने इधर 25 है, 25 इंटू इधर से एरिया क्रॉस सेक्शन ये ना, एस मतलब इधर ई डी एस बोलते हैं हम लोग, ई डी एस फॉर्मूला यूज करते हैं ना, फ्लक्स इसको ई डी एस, एस मतलब सरफेस एरिया, सो वो दिया है, देन ये सेम ये 50 इंटू 1 है, 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इधर क्या है 50 इंटू 2 कैसा है, ये 1 है लेंथ, ये 1 है इधर तक का, ये 2, देन नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, देन चार्ज इनसाइड द सिलेंडर बाय गॉसेस थ्योरम सरफेस, दैट इज गॉसेस थ्योरम, नेट चार्ज इक्वल टू क्यू ओपन एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव का वैल्यू तो मिल गया, तो मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन नॉट से तो आपको चार्ज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ बार मैग्नेट इज मूव इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो बिटवीन टू कॉइल्स PQ एंड CD, तो बार मैग्नेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है देखो, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच कॉइल, अभी इस साइड जा रहे हैं तो इस कॉइल से n दूर जा रहे हैं, इस कॉइल से n नजदीक आ रहे हैं, सेकंड में देखो तो क्या होगा, फिगर 1 में n पोल इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम द कॉइल PQ, so in coil PQ the nearer face will act as a S pole, and in CD coil the nearer face will act as a south pole, क्योंकि साउथ नज़दीक आ रहे हैं, इधर n दूर जा रहे हैं, to oppose the approach of the magnet towards coil CD, so currents in the coil will flow clockwise as seen from the side of the magnet, मैग्नेट साइड से देखा तो करंट फ्लो कैसे होगा, क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम P to Q इन कॉइल PQ एंड फ्रॉम C to D इन कॉइल CD, इधर P to Q होगा, इधर C to D होगा। उसका B पार्ट है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द वायर इज पुल टू राइट, इसको राइट साइड पुल करेगा, अवे फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर थ्रू विच अ स्टेडी करंट I फ्लोज अपवर्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, हम लोग इधर से दूर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहे हैं तो इधर दूर भी तो कम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, सो नाउ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज, इधर डायरेक्शन ऑफ, ये ऐसे एक न्यूमेरिकल पहले दिया था, हमने कर दिया था, उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन दिया था, ऐसे होगा एज क्या लिखा है, रीजन इंड्यूस्ड करंट अपोजिट द मोशन ऑफ लूप अवे फ्रॉम द वायर एज अ सिमिलर currents attract, so in nearer side of the loop the current will be upward, in loop
करंट इज क्लॉकवाइज, दैट इज करंट इज क्लॉकवाइज। उसका सी पार्ट है मेटेलिक रॉड held horizontally along east-west direction is allowed to fall under gravity. Will there be an EMF induced at its ends? Justify your answer. पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग ईस्ट वेस्ट। तो सपोज हम लोग एक मैग्नेटिक रॉड ले लेंगे, तो एक एग्जांपल सपोज ये लिखा है, ये मैं सॉरी मेटेलिक रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है, ये अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट पकड़ लिया, इज अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, will there be an EMF induced at its ends? Justify your answer. So अर्थ में एक मैग्नेट है ना, अर्थ का मैग्नेट की वजह से इधर इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। यस, an EMF will be induced at its ends when the metallic rod held horizontally along east-west direction is allowed to fall freely under gravity, that is, fall from north to south. The intensity of east magnetic field changes through it, that is, the magnetic flux changes, and hence the EMF induced at it ends. Okay, so ये हो गया सेक्शन ए, बी एंड सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन डी एंड ई। थैंक यू।